सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ईएमएफ इक्वेशन कैसे निकाली जाती है पहले ये देखना है। ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि जब हम V1 करंट दे रहे थे तो वहाँ पे V1 वोल्टेज दे रहे थे तो I1 करंट इस्टेब्लिश हुआ था। I1 करंट की वजह से एक एमएफ क्रिएट होता है N1I1। जब एमएफ क्रिएट होता है तो उसकी वजह से एक फ्लक्स फॉर्म होता है। तो फ्लक्स जैसा आप करंट देंगे उस हिसाब से फ्लक्स फॉर्म होता है। अगर आपने एसी करंट दिया है तो फ्लक्स जो है वो साइनोसॉइडल फॉर्म होगा, और अगर आपने डीसी करंट दिया है तो फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपने डीसी करंट दिया है तो फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर डीसी में वर्क नहीं कर सकता। डीसी में क्यों नहीं वर्क कर सकता? क्योंकि डीसी में आपका फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है, क्योंकि करंट आप कांस्टेंट दे रहे हैं तो फ्लक्स चेंज होना भी बंद हो जाएगा, फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, और फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस E = -N-d∅/dt के अकॉर्डिंग d∅/dt जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। तो डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। अब फ्लक्स जो अगर साइनोसाइडल वेव है तो साइनोसाइडल वेव की जो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है वो है phi = φm sin ωt। इसमें हमने phi को भी ज़ीरो ले लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। अब आप जानते हैं E = -N-d∅/dt। अब phi की जो रिलेशन आई है φm sin ωt वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। φm कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और sin ωt को आप dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओमेगा जो है, ओमेगा एक कांस्टेंट की तरह यहाँ ट्रीट होगा, और ओमेगा जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको उसको डिफरेंशियल करना आता है, साइन ओमेगा टी का कॉज ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा कॉज ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब हमें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस के टर्म को हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को sin 90 - थीटा भी लिख सकते हैं, तो हमने sin 90 - ओमेगा टी लिख दिया। अब sin 90 - ओमेगा टी ये नेगेटिव में आ रहा है, तो हम माइनस साइन थीटा का साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब माइनस को अगर साइन के बाहर आ रहा है तो साइन के अंदर इसको मल्टीप्लाई करके माइनस को हटा सकते हैं। वही हमने किया यहाँ पे, साइन माइनस मल्टीप्लाई करके साइन में अंदर अब्जॉर्व कर लिया। अब ये आ गया हमारा, ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, E = EM sin ωt + -phi। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर हो रहा है। तो EM जो है वो ये वैल्यू हो गई, और आपका phi जो है वो 90 डिग्री हो गया, -90 डिग्री। तो EM की वैल्यू आपकी आई है N∅m ओमेगा। ठीक है, EM जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन जो भी हम बात करते हैं वो RMS वैल्यू के टर्म में करते हैं। तो जब RMS वैल्यू के टर्म में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, EM/√2 करते हैं, क्योंकि एक साइन वेव है तो साइन वेव के फॉर्मूले सारे एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे, और ERMS = EM/√2 हो जाएगा। तो मतलब इस इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर देंगे तो RMS वैल्यू मिल जाएगी, यानी ERMS = N∅m ओमेगा √2/√2। अब ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf। तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की जगह प्लेस कर देंगे तो 2πf/√2। तो 2π आप मल्टीप्लाई कर लेंगे /√2 कर देंगे, तो इससे ये कैलकुलेट हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 4.44 f phi m n। n नंबर ऑफ टर्म्स है, phi m क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो EMF की ये इक्वेशन आ जाएगी। यही है डेरिवेशन EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की। अब इसी में हम आगे बात करते हैं कि अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में से, ये तो एक जनरल इक्वेशन आ गई EMF की, अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्म्स में बात करते हैं तो प्राइमरी में क्या क्या चेंज होगा। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ही यही होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जो प्राइमरी कॉइल में है वही सेकेंडरी कॉइल में करंट और वोल्टेज की होगी। तो इसीलिए जो ये आप F देख रहे हैं, प्राइमरी में लें या सेकेंडरी में लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स भी जो फ्लो हो रही है सर्किट में वो सिर्फ एक ही है, तो इसीलिए हम इसको phi m लिखेंगे, ना 1 ना 2 सफिक्स यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1। तो अगर प्राइमरी के EMF के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो E1 = 4.44 f phi m N1 हो जाएगा, और सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन 4.44 f phi m N2 हो जाएगी। f नहीं चेंज होता है,
फाई एम नहीं चेंज हो रहा है सर्किट में, N1 और N2 चेंज हो रहे हैं। तो ये इक्वेशन आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे E1/E2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू ए क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो है। ट्रांसफॉर्मर रेशियो दोनों ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो प्राइमरी और सेकेंडरी में हो रही हैं उनका रेशियो है, या नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ए जो है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, कुछ बुक्स में आपको इसको के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कांस्टेंट कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। ठीक है, और कोई कांस्टेंट N2/N1 को भी ट्रांसफॉर्मर रेशियो कुछ बुक्स में लिख दिया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्योंकि एक कांस्टेंट है तो आप N2/N1 को के लिख दीजिए या N1/N2 को के लिख दीजिए, तो भी एक ही बात है। उसके बाद देखिए कि एम्पियर टर्न्स जो प्राइमरी में होते हैं, मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स, वो सेकेंडरी के डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स के हमेशा बराबर होते हैं। तो इसीलिए जब एम्पियर टर्न्स बराबर होंगे, क्योंकि एमएफ जो यहाँ पे क्रिएट होती है वही डीमैग्नेटाइजिंग एमएफ सेकेंडरी में भी क्रिएट होती है। तो इस वजह से जो N1 इंटू I1 जो एमएफ का फॉर्मूला है प्राइमरी का, वो सेकेंडरी के N2 इंटू I2 के बराबर ही होगा हमेशा। तो इसलिए N1 और अब इंटू I1 को N2 I2 के बराबर कर देंगे तो I1/I2 इक्वल टू N2/N1, मतलब एक रिवर्स रिलेशन आ गई। यहाँ पे E1/E2 इसको कंबाइन कर दें इस वाली इक्वेशन से, तो E1/E2 इक्वल टू N1/N2 आ गया, और ये रिवर्स रिलेशन आ रही थी, तो इसमें I2/I1 ऊपर हो गया इक्वल टू A हो गया। तो ये है ट्रांसफार्मर की इक्वेशन, ट्रांसफार्मर रेशियो का रिलेशन भी।